Hello students, today we will study about paragraph 11.7 non-contact forces class 8 NCERT साइंस। स्टूडेंट आज हम कुछ ऐसे फोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे जिन्हें ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आना पड़ता, इसलिए इनको नॉन कांटेक्ट फोर्सेज कहा गया है। फर्स्ट इसमें मैग्नेटिक फोर्स, इसे हम एक्टिविटी 11.6 से समझते हैं। टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स, प्लेस the longer side of one of the magnets over 3 round shaped pencils or wooden rollers as shown in figure 11.10. Now bring one end of the other magnet near the end of the magnet placed on the rollers. Make sure that the two magnets do not touch each other. Observe what happens next. Bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the rollers. Figure 11.10. Note what happens to the magnet placed on the rollers every time another magnet is brought near it. कि स्टूडेंट्स 2 बार मैग्नेट ली गई जैसा फिगर 11.10 में दिखाया गया है। इसमें फर्स्ट फिगर में देख सकते हैं, एक बार मैग्नेट को 3 पेंसिल्स के ऊपर रख दिया ताकि वो आसानी से रोल कर सके, मूव कर सके। दूसरी बार मैग्नेट का एक सिरा जब फर्स्ट बार मैग्नेट के सिरे की तरफ लेकर जाते हैं, ये ध्यान रखना है कि बीच में गैप रहना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्व करेंगे क्या होगा कि जो फर्स्ट मैग्नेट है वो क्या करेगी, रोल करेगी, मूविंग करेगी आगे की तरफ या फिर इस मैग्नेट की तरफ आएगी। व्हाट हैपन, क्या होगा स्टूडेंट? यस, जैसे हम इस सेकंड मैग्नेट को नियर लेके जाते हैं, ये फर्स्ट मैग्नेट इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो हम इस फर्स्ट मैग्नेट को थोड़ा पीछे कर लेंगे, तो ये सेकंड मैग्नेट को पीछे करेंगे तो फर्स्ट मैग्नेट जो पेंसिल्स के ऊपर रखी है वो मूविंग करती हुई इसकी तरफ आगे बढ़ेगी, जबकि इनके बीच में गैप है, इनको हमने कांटेक्ट में नहीं लिया है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है स्टूडेंट। और सेकंड फिगर में देखें कि सेकंड फिगर में क्या होगा। देख सकते हैं कि फर्स्ट मैग्नेट को हमने 3 पेंसिल के ऊपर रखा, सेकंड मैग्नेट का ये वाला सेकंड सिरा, अदर सिरा जब उसके नियर लेके जाते हैं तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि सेम पोल एक दूसरे के सामने हैं, तो ये दूर भागेगी इससे। तो इस तरह से बिना कांटेक्ट में आए ही दूसरी मैग्नेट दूर भाग रही है। ऑब्जर्व अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन 2 मैग्नेट, इस तरह से हम इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? जैसे ही एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को फर्स्ट मैग्नेट के नियर लेके आते हैं तो क्या फर्स्ट मैग्नेट मूव करेगी? यस। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट? क्या हमेशा ही सेकंड मैग्नेट की तरफ आएगी? नो, दूर भी भागेगी, क्योंकि इनमें जब रिपल्सन होगा। व्हाट डू यू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट? ये ऑब्जर्वेशन क्या सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट आपको? डज इट मीन दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द 2 मैग्नेट? क्या इससे हमें इंडिकेट होता है कि दोनों मैग्नेट के बीच में कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है? यस, कि उनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, इसलिए वो एक दूसरे के नज़दीक आती हैं और दूर भागती हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 6 that like poles of 2 magnets repel each other and unlike poles attract each other. क्लास 6 में स्टूडेंट हमने ये सीख लिया था कि लाइक पोल एक दूसरे को रेपल करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर हटाते हैं, और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। क्या अट्रैक्शन और रिपल्शन को ही हम पुल और पुश कह सकते हैं, और पुल और पुश क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन दैम? क्या हमने मैग्नेट को कॉन्टैक्ट में लाना पड़ा स्टूडेंट? नो, ए मैग्नेट कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
इसलिए स्टूडेंट इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा गया, क्योंकि मैग्नेट को कॉन्टैक्ट में नहीं लाना पड़ता, दूर से ही अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन इज आल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर हम मैग्नेट के पीस को आयरन पीस की तरफ लेके जाते हैं तो आयरन का पीस क्या होगा, अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे मैग्नेट को हम दूर करते जाएंगे आयरन का पीस मैग्नेट की तरफ आता जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन उसका चेंज हो जाएगा, इसलिए उस पर फोर्स अप्लाई हुआ, मैग्नेटिक फोर्स, इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहा गया। सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम एक्टिविटी 11.7 से समझ सकते हैं। टेक ए प्लास्टिक स्ट्रा, यानी जिससे जूस पीते हैं, प्लास्टिक की जो पाइप होती है पतली सी, एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेज, सस्पेंडेड वन ऑफ द पीसेज फ्रॉम द एज of the table with the help of a piece of thread. Now hold the other piece of straw in your hand and rub its free end with a sheet of paper. Bring the rubbed end of the straw near the suspended straw. Make sure that two pieces do not touch. क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को समझ रहे हैं इसलिए एक दूसरे को टच नहीं करवाना। What do you observe, कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, फिगर 11.11 में दिखाया गया जैसे कि हमने प्लास्टिक स्ट्रा के 2 पीसेज लिए, एक पीस को एक टेबल से बांध दिया गया थ्रेड से, दूसरे पीस को हमने पेपर शीट से रब किया और फिर उसके नियर लेके गए। ये ध्यान रखना कि टच नहीं करना है। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट कि जो फर्स्ट पीस है जो लटकाया हुआ है वो देखो परछाई दिख रही, पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, क्योंकि इस सेकंड पीस ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। स्ट्रा रब्ड विद ए पेपर अट्रैक्ट्स अनदर स्ट्रा, कि एक जो स्ट्रा है पेपर से जो रब की गई है वो दूसरी स्ट्रा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बट रेपल्स इफ इट हैज आल्सो बीन रब्ड विद ए शीट ऑफ पेपर, यदि दोनों को ही पेपर की शीट से रब करेंगे तो दोनों में हम रिपल्सन देख सकते हैं। Next, rub the free end of the suspended piece of straw with a sheet of paper. Again, bring the piece of straw that was rubbed earlier with the paper near the free end and of the suspended straw. What do you observe now? कि स्टूडेंट जो सस्पेंडेड पीस है, स्ट्रा का जो पीस लटकाया हुआ है उसको भी पेपर शीट से रब किया, और जो हमारे हाथ में है उसको भी रब किया। तो अब क्या देखेंगे हम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि उन दोनों में रिपल्सन हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगी, ठीक है, मैग्नेट की तरह कार्य करेंगी। स्ट्रा इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, लेकिन स्ट्रा के अंदर स्टूडेंट मैग्नेटिक चार्ज नहीं बल्कि रब करने से उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया था। आफ्टर इट हैज बीन रब्ड with a sheet of paper, such a straw is an example of charged body. तो इस रब्ड स्ट्रा को जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया इसे चार्ज्ड बॉडी भी कहा जाएगा। बॉडी का मतलब यहाँ हमारी बॉडी से नहीं बल्कि किसी ऑब्जेक्ट से है, जो कि स्ट्रा एक ऑब्जेक्ट है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि जो चार्ज बॉडी है स्टूडेंट जब वो किसी दूसरी चार्ज्ड या फिर अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपल्सन करती है तो उसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा गया है। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, कि दोनों ऑब्जेक्ट, बॉडीज का मतलब वो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे यहाँ स्ट्रा है, और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, प्लास्टिक का स्केल भी हो सकता है, प्लास्टिक का रिफिल भी हो सकता है। तो बॉडीज़ का मतलब यहाँ किसी एक ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट से है, तो इसमें भी कांटेक्ट में नहीं आना पड़ता। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेज इन चैप्टर 15 में हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ हमने थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। थर्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फोर्स।
You know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hands. Leaves and fruits also fall to the ground when they get detached from the plant. Have you ever wondered why it is so? कि स्टूडेंट, हमारे हाथ में कोई कॉइन है, पेन है, वो नीचे की तरफ गिरता है जब हमारे हाथ से स्लिप होता है। लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, जब पेड़ से गिरते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरते हैं। क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? क्या आप कभी वंडर हुए इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज एट रेस्ट। As soon as it is released, it begins to move downwards. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. Can this happen without force acting on it? कि स्टूडेंट, हमारे हाथ में एक पेन है जो कि हमने पकड़ा हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन जैसे ही हमारे हाथ से फिसलता है नीचे की तरफ बड़ी तेज़ी से गिरता है, यानी उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ जाता है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। क्या बिना किसी फोर्स के यह संभव है? नो, बिना फोर्स के स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो सकता। विच इज दिस फोर्स? यह फोर्स क्या है स्टूडेंट? बता सकते हैं इसका नाम? यस, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका नाम है जो उस पर काम कर रहा है। आइए इसके बारे में और जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स falls towards the earth because it pulls them. This force is called the force of gravity और just gravity कहा जाता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी भी कह देते हैं शॉर्टकट में। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। कि हमारे बिना जाने ही हमारे ऊपर सभी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई रहता है। वाटर बीइंग्स टू फ्लो टुवार्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन ए टैप। वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कि ग्रेविटी फोर्स की वजह से स्टैंड टैप से वाटर नीचे की तरफ आता है, रिवर्स का वाटर नीचे की तरफ ही बहता है, फ्लो करता है। सो स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है। और स्टूडेंट, ग्रेविटी के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात है कि ग्रेविटी इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। केवल अर्थ की ही प्रॉपर्टी नहीं, इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। कि इस यूनिवर्स में सभी चीज़ें आ जाती हैं स्टूडेंट। हमारे जो प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट, सन, स्टार, सभी यूनिवर्स है। यानी इस यूनिवर्स में एवरी ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है। वेदर स्मॉल और लार्ज exert a force of every other object, this force is known as a gravitational force। कि स्टूडेंट, यूनिवर्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल है या लार्ज है, सब के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसे भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आना पड़ता है, दूर से ही अट्रैक्ट करता है। सो स्टूडेंट, आज हमने स्टडी किया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज के बारे में। 3 फोर्सेज आज हमने स्टडी किए, इन्हें एक बार जरूर रिवाइज करना। नेक्स्ट टाइम हम पैराग्राफ 11.8 स्टडी करेंगे, प्रेशर। इसे भी एक बार जरूर रीड कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको अच्छा समझ में आए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।